क्लास 10 सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स पोर्शन, जिसको कवर करने के लिए आपको घंटों की वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 30 मिनट के अंदर आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर अप हो जाएगा। चाहे आपने पहले पढ़ा हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो आप ये पूरा पोर्शन कवर अप कर लेंगे। और जो हमारा इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का है, 20 आउट ऑफ 20 आप लोग अपने एग्जाम में करके आएंगे। और इस क्लास के अंदर जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो डिट्टो आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो हेलो एवरीबॉडी, नाम है मेरा अमन सिंह एंड स्वागत है आप सभी का डिग्निटी चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट होता क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे हम पहले छोटे थे, फिर हम बड़े हुए और आज हम इतने बड़े हो चुके हैं। सेम जैसे आप पहले नर्सरी में थे, फिर एलकेजी में गए, फिर यूकेजी में गए, देन करते करते अब आप लोग क्या है, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। तो ये क्या है, ये हमारा डेवलपमेंट हुआ ना। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे बढ़े हैं। तो वैसे ही कंट्रीज भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे बढ़ती हैं, इसी को डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है भाई। तो डेवलपमेंट को लेकर के दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला आता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सेम वैसे ही जैसे मान लो क्लासरूम के अंदर आपका क्या गोल होगा, भाई मेरे को टॉप करना है। किसी का गोल क्या होगा, भाई मैं सिर्फ पास हो जाऊं। किसी का गोल क्या हो जाएगा, मैं 75% ले आऊं, मेरा काम हो जाएगा। ये क्या है, अलग अलग गोल्स हैं। वैसे ही डेवलपमेंट को लेकर के भी अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे मान लो एक लेबरर है, उसका गोल क्या होगा भाई, कि मेरे को इनकम ज्यादा मिले, मेरे को वेजेस ज्यादा मिले। वैसे ही अगर कोई मालिक है तो उसका गोल क्या होगा, कि मेरे को लेबर सस्ते में मिले। तो ये क्या है, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि अलग अलग लोगों के गोल्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप बन के आते हैं एग्जाम में। मैंने यहाँ पे इसको फिल करके दे दिया है, इसको आप एक बार देख लेंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन बना तो आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला आता है परस्पर विरोधी लक्ष्य। सेकंड जो प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, कि एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। अभी होता कैसे है, आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है डैम का। ये एक स्टेट के अंदर डैम बन रहा है, इससे पूरे स्टेट को तो फायदा होगा कि भाई वहां पे बिजली बनेगी तो लोगों को बिजली सस्ते में मिलेगी, है ना, इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, तो पूरे स्टेट को तो फायदा हो रहा है। लेकिन वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जिस जगह पे डैम बन रहा है, वहां पे जिन लोगों के घर होंगे, जिन लोगों के खेत होंगे, उनको वहां से भगा दिया जाएगा, उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। इससे क्या है, पूरे स्टेट का तो फायदा हो रहा है लेकिन उन लोगों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया डेवलपमेंट के लिए एक के लिए तो फायदेमंद होता है, तो दूसरे के लिए वो नुकसानदेह होता है। देन अगला आता है आय और अन्य लक्ष्य, इनकम एंड अदर गोल्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है। जितना पैसे कमाओगे, जितना आप अपने जमीन खरीद लिया, आपने घर खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, तो आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। आप लोगों ने मीम जरूर देखा होगा, है ना, जब हमको चाहिए फुल इज्जत, है ना, कि बिना इज्जत के कोई काम नहीं होगा। जैसे भैया लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, डिग्निटी चाहिए होता है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। पैसे से हम एयर फिल्टर तो खरीद सकते हैं, लेकिन कब तक खरीदेंगे भैया। तो यही बात हो रही है कि पैसा बहुत कुछ तो दे सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं दे सकता। अब पॉइंट आता है कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे तो देख लिया डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है। अब कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे पता करेंगे भाई। इसके दो तरीके। सबसे पहले आता है इनकम के बेसिस पे, जो कि कौन निकालता है, हमारा वर्ल्ड बैंक निकालता है। ये क्या है, एक संस्था है जो कि एक रिपोर्ट निकालती है, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यह नाम आप लोग याद रखेंगे। ये कैसे ये कंट्रीज का डेवलपमेंट कैसे निकालेगी भैया, तो ये एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये कंट्रीज का डेवलपमेंट निकालती है। यानी कोई कंट्री जितना ज्यादा पैसे कमा रही है उसको ये डेवलप्ड मानेंगे, जो कंट्रीज कम पैसे कमाएंगे उनको ये कम डेवलप्ड मानेंगे। अब इसके अंदर क्या है, पर कैपिटा वाला फॉर्मूला आया। पर कैपिटा क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो। आप 5 दोस्त हैं, किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए और किसी के पास 15 रुपए, अलग अलग पैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी पैसे हैं, जैसे 5, 10, 100, 20 और 15, इस सब का हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 150, है ना। और ये लोग कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं। तो हम सिंपल मैथ करेंगे तो हमारा कितना नंबर निकल के आएगा भाई, 30 नंबर निकल के आएगा। वैसे ही यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी, पूरा देश में साल भर में जितना पैसे कमाया वो एक ऊपर लिख देंगे, देन टोटल कितने हैं देश में लोग, है ना, पॉपुलेशन कितनी है, तो हम नीचे लिख देंगे। तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी कि उस देश का हर एक आदमी, इंडिविजुअल आदमी कितना पैसे कमा रहा है। इसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया कंट्रीज को। पहला हाई इनकम कंट्रीज, दूसरा लो मिडिल इनकम एंड तीसरा लो इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज का यहाँ पे डेटा याद रखना है, $63,400 पर ईयर पर पर्सन जो कमा रहा है उसको इन्होंने रखा है हाई इनकम कंट्रीज में। देन लो इनकम कंट्रीज में जो $2,400 या फिर उससे कम कमा रही हैं वो उनको रखा है उन्होंने लो इनकम कंट्रीज में। हमारे लिए फैक्चुअल चीज जो हमारे काम की है कि इंडिया किसके अंदर आता है, इंडिया आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे $10,030 प्रति व्यक्ति पर वर्ष हम लोग पैसे कमाते हैं।
ये भी बहुत ज्यादा है, जो कि अगर हम निकालेंगे तो लगभग 8-9 लाख रुपए के आसपास आएगा। अब खुद सोचो, क्या एवरेज आदमी 8-9 लाख रुपए कमाता है क्या साल के? नहीं कमाता। किसी की सैलरी 10,000 भी होती है, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए भी होती है। तो इससे फिर दिक्कत क्या आती है पर कैपिटा इनकम से? पर कैपिटा इनकम जो डिस्पैरिटी होती है ना समाज के अंदर, जो समाज के अंदर असमानता है, उसको ये दर्शाने में नाकाम हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स ही देखो कि आपके एक दोस्त के पास 5 रुपए भी हैं, एक दोस्त के पास 100 रुपए भी हैं, यानी ये अमीर दोस्त है, ये गरीब दोस्त है। लेकिन यहाँ पे जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई? 30 एवरेज निकल के आ रहा है, जो कि ठीक ठीक लग रहा है। तो इससे क्या नुकसान होता है पर कैपिटा इनकम से? कि जो समाज के अंदर असमानता है, अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस है, वो हम नहीं पता कर पाते। इसी के लिए फिर आता है सेकंड मापदंड, जिसके अंदर हम इनकम के अलावा भी चीजें काउंट करते हैं। अब ये करता कौन है? ये करता है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जिसके अंदर क्या निकलते हैं भैया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI के नाम से भी जाना जाता है। HDI क्या करता है? इसके अंदर इनकम को तो काउंट किया ही जाता है, इनकम के साथ में 2 चीज और काउंट करी जाती है। सबसे पहला आता है हमारा हेल्थ एंड दूसरे नंबर पे आता है एजुकेशन। इन दोनों को भी काउंट करके कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। जैसे क्लास के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे ही कंट्रीज को भी रैंकिंग दी जाती है। अब हेल्थ के अंदर क्या क्या काउंट किया जाता है? सबसे पहला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उस देश के अंदर लोग कितना लंबा जी रहे हैं। जैसे किसी देश के अंदर कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल, कोई 80 साल, तो जिस देश में लोग जितना ज्यादा जिएंगे दैट मींस क्या है? वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है। देन सेकंड आता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी उस देश के अंदर बच्चे जो पैदा होते हैं वो 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। यानी मान लो एक देश के अंदर अगर 1000 बच्चे पैदा हुए और वो अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले मान लो 20 बच्चों की डेथ हो गई, तो वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी हो जाएगी? 20 की हो जाएगी। समझ में आया? यानी कि उस देश के अंदर एट अ टाइम अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले उनकी डेथ हो गई, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करते हैं। हिंदी में उसको शिशु मृत्यु दर भी कहा जाता है। देन आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में 2 चीज काउंट होती है। पहला आता है हमारा लिटरेसी रेट, यानी उस देश के अंदर कितने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, है ना? कहीं पे 60%, 70%, केरला सर 100% लिटरेसी सर, है ना? मीन देखा होगा आप लोगों ने। तो वो क्या है? लिटरेसी रेट उस चीज को दिखाता है। देन अगला आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी जितने बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। जैसे मान लो मेरे गांव के अंदर अगर 100 बच्चे हैं, उन 100 में से कितने बच्चे एक्चुअल में स्कूल जा रहे हैं? अगर उन 100 में से 90 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पे नेट अटेंडेंस रेशियो कितना हो गया? 90% का हो गया। तो इससे भी एक देश का डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है कि ये जितना नंबर ज्यादा होगा दैट मींस क्या है? वहां पे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। सेम होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, ये रेट जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। देन अगला आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर वही इनकम, जो देश जितना ज्यादा लोग कमा पाएंगे उतना लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आगे होती जाएगी। सिंपल। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी लगा रखे हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी क्या होता है। ये है कुछ आपके टेबल्स, क्योंकि आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको रटने मत बैठ जाना, बस समझना कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैंने देखो 2-3 चीजों को हाईलाइट कर रखा है जो कि आपके बहुत काम की है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो नेपाल एंड बांग्लादेश जो है यहाँ पे लोग ज्यादा जीते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। ये डेटा अपने को याद रखना है। देन जो बांग्लादेश है यहाँ पे लोग स्कूल भी ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। ये वाला फैक्ट भी अपने को याद रखना है। एंड HDI में रैंकिंग भी याद रखनी है कि हम पूरे एशिया के अंदर श्रीलंका क्या है? श्रीलंका टॉप पे है। देन उसके बाद आता है बांग्लादेश का नंबर, देन आता है इंडिया का नंबर। तो इस प्रकार से आप ये डेटा देख करके जाएंगे, हमारे काम आएगा। अगला और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कि भैया डेवलपमेंट तो हम करते जाते हैं, लेकिन इससे हमारे एनवायरमेंट को भी तो नुकसान होता है ना। कि भैया हम दिन भर AC चला रहे हैं, या कहीं पे भी जाना है थोड़ी दूर भी तो हम बाइक से जा रहे हैं, तो हम पेट्रोल जला रहे हैं। तो इससे क्या है? हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे क्या होता है? जो हमारा एनवायरमेंट है उसका क्षरण होता है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया इससे परेशान हो रखी है। अब इसके अंदर है क्या भैया? कि सीमाओं से मुक्त प्रभाव। अब खुद सोचो ना कि अगर मेरे देश के अंदर बाढ़ आएगी तो मेरे जो आसपास के इलाके हैं वहां पे बाढ़ नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। अगर मेरे देश के अंदर सूखा पड़ेगा तो आसपास वाले इलाकों में सूखा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्योंकि जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वो बाउंड्रीज देख करके नहीं आती कि मैं इंडिया में आऊंगी, पाकिस्तान में नहीं आऊंगी, बांग्लादेश में नहीं आऊंगी। नहीं, अगर पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे क्या है कि भैया पूरी दुनिया को नुकसान होगा। ये चीज हम लोग को समझने की जरूरत है। अगला आता है साझा भविष्य, कि भैया हमारी जो ओजोन परत है वो अगर डिप्लीट हो रही है तो इससे नुकसान सिर्फ एक कंट्री या 2 कंट्री को नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को होगा। इसलिए हम लोग को साथ आने की जरूरत है, ताकि हम जो हमारा डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से करें कि हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए और हमारा जो नेचर है उसको भी हम बचा करके रख सके। इसका 2 एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है
उसका हम लोगों ने इतना ज्यादा निकाल लिया है कि आज के समय पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप लोगों को वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे आपको गर्मियों के समय में न्यूज में सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे भैया पानी की कमी हो गई, तो टैंकर्स वगैरह भेजे गए एंड सो ऑन। अगला आता है हमारा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जिससे हम पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनाते हैं। ये भी दुनिया में क्या है, बहुत कम है, और हम इतने बड़े लेवल पे इनको निकाल रहे हैं कि आने वाले 30-40 साल में पेट्रोलियम वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो यही बोला गया है कि जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इसी चीज की बात करता है कि हम अपना डेवलपमेंट इस प्रकार से करें कि हमारी आज की जरूरत भी पूरी हो जाए, और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, यानी आपके भी बच्चे जो आएंगे, उनको भी वो चीजें यूज करने को मिले, वो भी यहाँ पे आराम से रह सके। उस चीज की बात ये करता है कि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, संसाधनों का न्यायपूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए, कि अंधाधुंध नहीं कि आज हमने तो इस्तेमाल कर लिया, भविष्य वाले जाने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि भैया पर्यावरण और विकास के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, हर एक चीज का बैलेंस होना चाहिए। जैसे पढ़ाई और खेलकूद के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, सेम वैसे ही एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। डेवलपमेंट भी करो लेकिन अपने एनवायरनमेंट को भी बचा करके रखो। इसी के साथ होता है हमारे यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म। तो अब चैप्टर 1 के बाद आते हैं चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है भाई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक एंड तृतीय क्षेत्रक। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहला आता है नेचर ऑफ वर्क। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे हम नेचर से डायरेक्टली चीजें लेते हैं, जैसे खेती हो गया, माइनिंग हो गया। जैसे मालूम कोयला निकाल रहे हैं, तो कोयला हम कहीं बनाएंगे थोड़ी, हम नेचर से ही निकालते हैं। लोहा हम कहीं बनाएंगे थोड़ी, नेचर से निकालेंगे। खेती में हम क्या करेंगे भैया? जमीन के अंदर बीज डालेंगे, हमारा फसल निकल जाएगा। तो जो भी काम हम नेचर से करें वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। देन आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें हमें नेचर से मिली, उसको हम तोड़ मोड़ के, चीजों को बना करके, मशीनों का इस्तेमाल करके हम उसको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम महंगी कीमती वस्तु के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। जैसे जो भी हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, वो हमारी किसके अंदर आती है? हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। देन आता है हमारा टर्शरी सेक्टर, यानी इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो कि इन दोनों सेक्टर की हेल्प करता है। जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या मान लो हमने खेती कर ली, फसल उग गई, उस फसल को हमको बाजार में भी तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो जो हम ट्रक चलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो हमारा टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा। या फिर जो हमारा बैंकिंग सर्विसेज है, वो हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा। टूरिज्म हो गया, तो जो भी सर्विसेज वाली चीजें हैं वो हमारा टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा। जैसे टीचिंग, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी किसके अंदर आता है? एक सर्विस है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा। अगला, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है भाई? तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। देन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। एंड जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, इसको हम सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या है देखोगे आप, तो एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल क्या है कि भैया हम शुगर केन, हमारे पास गन्ना आता है, गन्ने से हमने चीनी बना दी है ना, टमाटर से हमने केचप बना दिया, लकड़ी से हमने फर्नीचर बना दिया, ये हमारा एग्जांपल है सेकेंडरी सेक्टर का। टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल हमारा ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेड है, ये सब हमारे इसके एग्जांपल। अब यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं उसको सकल घरेलू उत्पाद। अब ये होता क्या है कि एक साल के अंदर हमने प्राइमरी सेक्टर से जो जो चीजें बनाई, सेकेंडरी सेक्टर से जो जो चीजें बनाई एंड टर्शरी सेक्टर से जो जो चीजें बनाई, इस तीनों को जब हम काउंट कर देते हैं तो हमारा बन जाता है सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया? अब यहाँ पे दो चीजें अपने को और समझनी है। पहला, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते हैं उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी एंड खुली बेरोजगारी। पहले देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। ये मोस्टली अपने को प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर होता क्या है कि मान लो एक काम को करने के लिए चाहिए 3 जने, लेकिन उस काम को 6 जने मिलकर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को हम बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो कभी कोई सामान आपके दोस्त के घर पे आप जाओ, उसको अलमारी अगर चढ़वानी है, तो भैया मान लो उस अलमारी को चढ़ाने के लिए 4 लोग चाहिए और आप 6-7 जने हो, तो आप देखोगे कि 2-3 जने जो बीच में होंगे वो सिर्फ ऐसे नाम के लगे होंगे, वो वजन उठा नहीं रहे होंगे। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि घर के अंदर काम करने वाले 6 आदमी हैं, वो अलग अलग जगह काम नहीं करेंगे, एक ही खेत के अंदर वो 6 जने लगे रहेंगे, बल्कि उस खेत में सिर्फ 2 जनों से काम हो सकता था। इसी को हम कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला आता है खुली बेरोजगारी या फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पे आदमी काम करने को तो रेडी है, वो काम करना भी चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता। इसको हम सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में इसको ज्यादा देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बेचारे काम करने को भी रेडी हैं, काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं देता। यहाँ पे एक और चीज याद रखना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर? तो अब अगला पॉइंट आता है
कि भैया समय के साथ में जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ गई। तो शुरुआत में हम सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, प्राइमरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा लोग काम करते थे प्राइमरी सेक्टर में एंड उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा हुआ करता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा टर्शरी सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे ज्यादा हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला, डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। जैसे आप सबको पता है भाई, इंडिया कौन सी कंट्रीज है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हम अभी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को फैसिलिटीज चाहिए। जैसे हमको स्कूल चाहिए, हमको हॉस्पिटल्स चाहिए, हमको पुलिस स्टेशन चाहिए, हमको कोर्ट चाहिए, है ना। लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं तो भैया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो ये सब क्या है, एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये सब चीजों की जरूरत होती है। इसकी वजह से जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो डेवलप हो रहा है। सेकंड आता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से भी हमारा टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेट हुआ है। वैसे ही जैसे मान लो अगर आपके पिताश्री अमीर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप भी ऑटोमेटिकली अमीर हो जाओगे ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो सेम यहाँ पे भी हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी हमारा टर्शरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है। अगला आता है राइज इन इनकम लेवल। लोगों का जो पैसा है, लोगों के पास पैसा अब आने लगा है, लोग पैसा कमाने लगे हैं। जब लोग पैसा कमाने लगे तो लोग बाकी चीजों पे पैसा खर्च करते हैं। जैसे मान लो एक दिन हम घर पे नहीं खाएंगे भैया, हम होटल के अंदर खाएंगे। चलो साल में हम 1-2 बार कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो ये सब कब आएगा, जब हमारे पास पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा आ रहा है जिसकी वजह से जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो हमारा आगे बढ़ रहा है। अगला आता है राइज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस समय के साथ में भैया हमारा जो इंटरनेट आया है ना, आप देखोगे सोशल मीडिया आया, इसकी बदौलत भी बहुत सारे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से भी हमारा टर्शरी सेक्टर वो बूम कर रहा है। अगला आता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। नहीं, बड़े बड़े ऑफिस में जहाँ पे लोग जाते हैं, टाइम से जाएंगे टाइम से आएंगे, वो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। जहाँ पे आदमी को किसी छोटे मोटे कारखाने के अंदर काम करना पड़े, किसी चाय की दुकान पे काम करना पड़े, तो वो कौन सा सेक्टर आएगा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ये इंग्लिश में लगाया हुआ है, ये हिंदी में लगाया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को इनको मानना पड़ता है, वरना सरकार इनके ऊपर डंडा मारती है। ये क्या है, इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते, क्योंकि सरकार को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। तो इसकी वजह से इनको जो मन में आता है वो ये काम करते हैं। सेकंड आता है जॉब सिक्योरिटी। तो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज के पास रहती है। कंपनी बिना किसी कारण के किसी को काम से नहीं निकाल सकती। वेयर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। मालिक का मन करेगा, ये चल तू नौकरी से निकल, ए चल तू भी निकल, चल तू भी निकल। जिसको चाहे जब मर्जी चाहे वो काम से निकाल सकता है। तीसरा आता है वर्किंग आवर्स। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके अंदर हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं। भी आपको हफ्ते के अंदर 5 दिन काम करना है या 6 दिन काम करना है ना, 8 घंटे काम करना है। उसके बाद आपकी छुट्टी होगी, या फिर अगर आप काम करेंगे एक्स्ट्रा तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। Whereas अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है भैया। मालिक का जब मन करेगा वो बुलाएगा, अगर वो 30 दिन जाएगा तो 30 दिन बुलाएगा, एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। अगला एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं इनको पेड लीव्स मिलती है, कि जो कंपनी के मालिक है वो इनको समय समय पर पैसे वाली छुट्टी, यानी अगर वो छुट्टी करेंगे तो उनके पैसे नहीं कटेंगे, वो मिलता है। प्रोविडेंट फंड में उनके पैसे कटते हैं, जिससे जब वो रिटायर होंगे तो उनको वहां पैसे मिलेंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मालिक का मन करेगा, भैया तेरे को आज बुलाना है तो बुलाएगा, बोलेगा आज काम नहीं है तो घर जा, तो घर जा, तो कोई एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं मिलते। तो मेन एग्जांपल आप देखोगे, जितने हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं ना, सरकारी अधिकारी हो गए, बैंक के एम्प्लॉयज हो गए, या फिर जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम करेंगे, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, रिलायंस हो गया, तो इन सब कंपनियों में जो आदमी काम करते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वही, जो आपके आसपास कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, किसी खाने की दुकान पे काम कर रहा है, जहाँ आप मोमोज खाने जाते हो वहां पे कोई एक वेटर टाइप का काम कर रहा होगा, तो वो सारा क्या है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। भैया अभी इतनी सारी समस्या तो है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, और लोगों के पास इतनी बेरोजगारी भी है, तो उसको कैसे कम करें। तो यहाँ पे 2 चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहला आता है मनरेगा। इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया, लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर मनरेगा है तो आप मनरेगा ही लिखेंगे। फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अंदर होता क्या है, सरकार गांव वाले इलाकों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है कि आपको 100 दिन का काम हम देंगे, और अगर हम आपको 100 दिन का काम नहीं दे पाए तो आपको हम अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता देंगे, यानी सरकार उसको पैसे देगी कि भैया आप घर पे रहो, हम आपको पैसे दे देंगे। इसके अंदर क्या होती है, सरकार लोगों से कुछ कुछ काम करवाती है, जैसे कहीं पे तालाब खुदवा लिया, कहीं पे पेड़ पौधे लगवा लिए, ताकि वो लोग ऐसे ही फालतू को कोई काम नहीं करे, वो काम करे जिससे उस पूरे इलाके का डेवलपमेंट हो सके। जैसे मान लो तालाब खोदेंगे, आने वाले समय में लोगों को वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज मिल सकती है, ये सब काम वहाँ पे लोगों से कराया जाता है। देन अगला गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है भैया, इसके अंदर सरकार पल्स की मिल खोल सकती है, यानी दाल के लिए मिलें खोल सकते हैं, जहाँ पे दाल आएंगी उसको प्रोसेस करके पैक करके आगे भेजा जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोल सकती है कि भैया टमाटर आया तो उसको केचप बना दिया,
है ना, आटा वगैरह लेकर के वहाँ पे बिस्किट बना करके आगे भेज दिया। और कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे स्थापित कर सकती है कि जो आसपास के किसान होंगे वो अपना सामान ला करके उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख दें ताकि उनका सामान खराब ना हो, जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे काम है, जैसे हनी कलेक्शन है कि शायद कोई इकट्ठा करने वाला सेंटर स्थापित कर सकते हैं या फिर दूध इकट्ठा करने का सेंटर स्थापित कर सकते हैं। तो ये सब काम गवर्नमेंट कर सकती है। अगला पॉइंट आता है चीप क्रेडिट। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे गरीब किसान लोग हैं उनको सस्ते रेट पे क्रेडिट मिल जाए, यानी लोन मिल जाए, ताकि वो उस लोन का इस्तेमाल करके कोई काम कर सके, कोई धंधा कर सके, जिससे उनकी अर्निंग होगी तो वो सरकार को पैसे भी चुका देंगे और उनको रोजगार भी मिल जाएगा। ये कुछ स्टेप है जो कि गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। इसी के साथ हुआ हमारा सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे खत्म। तो अब सेकंड चैप्टर के बाद आते हैं अपने थर्ड चैप्टर पे। नाम क्या है भैया? मनी एंड क्रेडिट। उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। नाम से ही पता लग रहा है कि जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, सिक्के विक्के नहीं हुआ करते थे, तो हम ट्रेड कैसे करते थे? एक हाथ से सामान ले, दूसरे हाथ से सामान दे, यानी एक सामान लूंगा दूसरा सामान दूंगा। इसको ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम चलता तो था, लेकिन इसके अंदर दो समस्याएं आती थी। सबसे पहला आता था आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी मैं कोई सामान जो बेच रहा हूँ, सामने वाला वो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी होना चाहिए, या फिर जो मेरे को सामान खरीदना है वो सामने वाले के पास भी होना चाहिए। इसको सबसे आसानी से आप इस मीम के थ्रू समझ सकते हैं। मीम आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। तो यानी कि दोनों के बीच में एक वो रहना चाहिए कि हाँ, जो मैं चाह रहा हूँ सामने वाला वो बेच भी रहा। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है मूल्य मापन की कठिनाई, यानी डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मान लो मेरे को अपनी गाय बेचनी है, उसके बदले मेरे को गेहूं खरीदना है। मैं जाऊंगा मार्केट के अंदर, अपनी गाय बेचूंगा, बदले में एक बोरी गेहूं ले लूंगा। अब खुद सोचो, एक बोरी गेहूं कितने की आएगी भैया? 400, 500, 600, 700 की। उसके बदले मैंने क्या बेच दी? अपनी गाय बेच दी, क्योंकि पता ही नहीं है भैया कि वैल्यू क्या है। ये जो मेजरमेंट है ना, वो दिक्कत आती थी किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर। तो इन दोनों समस्याओं को खत्म किसने किया? मनी ने। हमारी करेंसी होती है ना, उसने ये प्रॉब्लम को खत्म किया। इसके अंदर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, यानी कि हम अपना सामान जो है जिस मर्जी आदमी से चाहे खरीद सकते हैं। पैसा दो सामान लो, है ना, सामान बेचना है तो सामान दो पैसा लो। तो पैसे ने ये काम आसान कर दिया कि भैया आपको आदमी ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना, आपको पता ही नहीं आपके सामान की वैल्यू क्या है। ये काम इसने खत्म कर दिया। देन सेकंड आता है मूल्य का मापक, कि जो चीजों की वैल्यू है कि ये 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, वो हम अब एक्चुअल में काउंट कर सकते थे। ये पैसे की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया। देन थर्ड आता है मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब खुद सोचो भाई, मेरे पास गेहूं है, वो मैं कितने दिन संभाल के रखूंगा? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, कभी तो आगे वो चीज खराब होगी। लेकिन पैसे क्या है भैया? आज रखो, आज से 1 साल बाद रखो, आज से 10 साल बाद रखो, ऐसा तो सेम ही है। तो ये क्या है, हम उसको संभाल करके रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में कुछ इमरजेंसी हुई तो इसको हम काम में ला सकते हैं। तो जो हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो क्या क्या है भैया? हमारे जितने भी करेंसी हैं, जो हमारे सिक्के हो गए, हमारे नोट हो गए, वो आएंगे। बैंकों के अंदर जो हम अपने पैसे रखते हैं वो हमारा अकाउंट होता है। अगला चेक हम काउंट करते हैं, अगला क्रेडिट कार्ड काउंट करते हैं। फोटो में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा भाई आपका पैसा, ये रहा हमारा चेक, ये रहा हमारा क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है कि बैंक कैसे फंक्शन करते हैं। बैंक देखो दो तरीके से फंक्शन करते हैं। सबसे पहला, बैंक भैया क्या है? डिपॉजिटर्स, यानी अगर मैं बैंक के अंदर जा रहा हूँ पैसे जमा करने के लिए, तो बैंक मेरे से क्या करेगा? मेरे से वो पैसे ले लेगा। उसके बदले में बैंक मेरे को क्या देगा? उसके बदले में बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा, मेरे को ब्याज देगा। एंड सेकंड लेवल पे बैंक क्या करेगा? जो मैंने पैसे रखे, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने पैसे रखे, उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ मनी अपने पास रख के, इसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रख करके, कि मान लो अगर अचानक से कोई आदमी आया पैसे निकालने के लिए तो उसको वो दे सके, उतना पैसा रख करके बाकी सारा पैसा वो क्या करेगा? बोरोवर्स को दे देगा। कर्जदार जो पैसे आते हैं बैंक से लेने के लिए उधार के रूप में, उनको वो दे देगा। उनसे वो क्या चार्ज करेगा भाई? उनसे वो ब्याज चार्ज करेगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है ना, वही बैंक की कमाई होती है। मान लो इससे बैंक ने चार्ज किया कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट? 15% का इंटरेस्ट रेट। बदले में इनको कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट दिया? 5% का इन लोगों को ब्याज दिया। कितना का डिफरेंस बचा? 10% का। यही जो 10% का बचा, ये बैंक की इनकम हो जाती है। समझ में आया? तो अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट आता है कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कि भैया अब हम जाते हैं लोन लेने, तो उसके लिए शर्तें क्या क्या होंगी। तो 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। अब बैंक में जाओगे तो भैया बैंक से आप नेगोशिएट करोगे, भैया मेरे को 8% पे लोन चाहिए, कोई बोलेगा 7% पे चाहिए, बैंक बोलेगा नहीं हम 10% से कम पे देंगे नहीं। तो इंटरेस्ट रेट इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है। देन सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोलेट्रल, या फिर ऋणाधार, कि भैया हम बैंक से लोन लेंगे तो उसके बदले में बैंक के पास कुछ रखना भी तो पड़ेगा, तभी तो बैंक लोन देगा। मान लो भाई मैं चला गया, मेरे अकाउंट में 100 रुपए भी नहीं है, और मैं बैंक के पास जाऊंगा, भाई मेरे को ना 1 करोड़ रुपए का लोन दो। बैंक क्या उठाएगा? मारेगा उठा के चप्पल और बोलेगा भग निकल जा। फिर वही बात है, तो हमको कोलेट्रल के रूप में कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं बैंक को गिरवी, उसके बदले बैंक हमको कुछ ब्याज पे देगा पैसे। अगला आता है डॉक्यूमेंटेशन,
आवश्यक कागजात भी तो हमारे पास होने चाहिए, कि जो भी चाहिए होता है कि आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, है ना, आधार कार्ड वगैरह जो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें हैं वो देता है। देन अगला आता है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि भाई आप अपना पैसे कैसे चुकाओगे, क्या आप अपना नगद के अंदर चुकाओगे या फिर चेक से चुकाओगे, है ना, पर मंथ के हिसाब से चुकाओगे, तो किस तरीके से आप अपना पैसा वापस करोगे वो इसके अंदर भी डिटरमाइन होता है। इसी को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट या फिर साख की शर्तें। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चारों पॉइंट अपने को याद रखने हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, जो हम लोन इकट्ठा करते हैं उसके दो तरीके होते हैं, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी हम बैंक्स वगैरह के थ्रू जाकर अगर हम लोन लेंगे तो वो हमारा फॉर्मल हो गया, एंड हम अपने आसपास का कोई अमीर आदमी है, कोई साहूकार है, कोई जमींदार है, उससे हम लेकर के आएंगे तो हमारा इनफॉर्मल होगा। किसी दोस्त से ले लिया तो हमारा इनफॉर्मल के अंदर काउंट। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला कंट्रोल एंड सुपरविजन। इसके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है भैया, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। अपने नोट के ऊपर भी देखा होगा, लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, वो सब बैंकों के ऊपर भी निगरानी रखता है कि वो लोगों को लोन ढंग से दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जितना अमाउंट जैसे मैंने बताया था ना, CRR वगैरह, वो लोग मेंटेन करके रख रहे हैं नहीं करके रख रहे हैं, वो सब कुछ भी RBI देखने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे भैया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनके ऊपर नजर रखती है, इनकी मनमानी चलती है, जो इनका मन में आता है ये लोग करेंगे। कौन से, इनफॉर्मल वाले। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो जो हमारा फॉर्मल सेक्टर होता है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और लो होता है। लो किसके कंपैरिजन में, इनफॉर्मल वाले में। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आपको कितने का मिलेगा, 6%, 7%, 10%, 12%। यहाँ पे कुछ नहीं है गारंटी पे, यहाँ पे 20% भी लग सकता है, 50% भी लग सकता है, 80% भी लग सकता है, इनकी मर्जी है। जितना मन चाहिए उतना लोगों से पैसा चूसने का काम करते हैं, लोगों को डेट ट्रैप के अंदर फंसाने का कोशिश करते हैं। अगला आता है कोलेट्रल। इसके अंदर भैया कोलेट्रल जरूरी होता है, तभी बैंक आप लोगों को लोन वगैरह दे पाएगा। यहाँ पे भी ये लोग कुछ सिचुएशन के अंदर कोलेट्रल लेंगे, और अगर आपके पास मान लो कोलेट्रल नहीं है तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। अगर आपके पास कोलेट्रल है तो मान लो 20% पे रेट देंगे, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है कोलेट्रल तो बोलेंगे भैया 80% का ब्याज लगेगा। सोचो कि अगर आपने मेरे से 100 रुपए लिए तो आपको 180 रुपए वापस करने पड़ेंगे, तो उतना ज्यादा इनके पे ब्याज लगता है। अगला आता है ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है इसका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को सहायता भी मिल जाए और बैंक में अपना प्रॉफिट कमा ले, यानी अपना प्रॉफिट कमाने के साथ साथ समाज का भला भी करना इनका मोटिव होता है। पर यहाँ पे इनफॉर्मल वालों का कुछ नहीं भी है, सिर्फ हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, बदले में आदमी पैसा कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, सहकारी बैंक, ये इनको ही कहा जाता है जो लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इनफॉर्मल के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, कुछ कुछ दुकानें ही होती हैं जो सिर्फ लोगों को पैसा ब्याज के ऊपर देती हैं, है ना। कहीं पे जमीन के मालिक हो गए, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काउंट होता है। हिंदी में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देन अगला पॉइंट आता है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो भैया बैंक के अंदर अगर हम जा रहे हैं और बैंक हमें इंडिविजुअल लेवल पे हमको लोन देगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई कोलेट्रल है ही नहीं, वहां पे काम आता है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसके अंदर क्या होता है, कुछ सेम टाइप के लोग इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे विमेंस है, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, वैसे ही किसान होंगे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, दूध बेचने वाले होंगे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, तो ऐसे ये लोग अपना ग्रुप बना कर। अब इससे फायदा क्या होता है, 3-4 फायदे होते हैं। सबसे पहला होता है चीप क्रेडिट फैसिलिटी। अब क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलते हैं, मान लो 15, 20, 60, 100 जितने भी लोग होंगे, ये एक ग्रुप के अंदर रहते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ लोग पैसे अपने इकट्ठा करेंगे। जैसे मान लो एक आदमी को लोन की जरूरत है, तो बाकी 99 लोग क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करके लाएंगे। कोई 5000 लाएगा, कोई 10,000 लाएगा, कोई 20,000 लाएगा, ऐसे कर करके लोग अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, एंड उस एक आदमी को ब्याज पे दे देंगे ये, भैया ये लो पैसा, आपको जो भी काम करना अपना काम करो, लेकिन ये पैसा ब्याज पे तो देंगे, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल वाले। ठीक है, तो इससे लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी, लोग अपना जो भी व्यापार वगैरह करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। सोल्यूशन टू कोलेटरल प्रॉब्लम्स। मान लो अगर लोन बहुत ज्यादा चाहिए तो जो बैंक के पास ये जाएंगे कि भैया हमको ना एक लोन की जरूरत है। बैंक अगर आप इंडिविजुअली जाओगे तो शायद लोन ना दे, पर क्योंकि आप 20 लोगों का ग्रुप हो, 50 लोगों का ग्रुप हो, 100 लोगों का ग्रुप हो, तो उस बेसिस पे बैंक आप लोगों को लोन दे देता है कि भैया एक जना भागेगा ना, 100 के 100 लोग तो भाग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बैंक से लोन वगैरह लेने में भी इन लोगों को आसानी हो जाती है। और आता है प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने बताया था, तो ये जैसे भी लोन देंगे लोगों को, ये लोगों की हेल्प करते हैं कि भाई आपको अपना बिजनेस करना चाहो, जैसे मान लो आपको कोई एनिमल हस्बेंड्री खोलना है ना, मुर्गा पालन का काम करना है, मछली पालन का काम करना है, आपको कोई स्विंग मशीन से अपना कोई सिलाई वगैरह काम स्टार्ट करना है, छोटा मोटा काम स्टार्ट करना है, उसके लिए लोग आराम से लोन प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे जो उनकी इनकम है, फैमिली इनकम है, वो बढ़ जाए, और जो यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं उनको उनका ब्याज भी मिल जाए, तो दोनों का फायदा हो जाता है इससे। फिर अगला आता है सोशल प्लेटफॉर्म एंड अवेयरनेस, सामाजिक मंच और जागरूकता। अब क्योंकि ये बहुत सारे लोग मिलकर के साथ में रह रहे हैं ना, तो ये लोगों को अवेयर करने का भी काम करते हैं कि भैया हमको है ना कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पोषण का कैसे ध्यान रखना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह को लेकर के भी, कि समाज के अंदर जो जो भी कमियां हैं उसके लिए एक मंच का काम करता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का भी काम करता है। लो भाई,
तो हाँ, ये भी टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। सबसे छोटा चैप्टर है, 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे इसको। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, सिंपल भाषा में समझो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी दुनिया एक घर बन गई। पहले क्या है, अलग अलग देश रहा करते थे, भैया देश की ये बाउंड्री है, उस देश की ये बाउंड्री है, इस देश की ये बाउंड्री है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम्हारा सामान वहां नहीं बिक सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो पहले दुनिया ऐसे हुआ करती थी। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया, इसकी वजह से लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे। सामान जैसे देखोगे ना, एक्सचेंज ऑफ गुड, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें कि हमको सामान अगर एक देश से दूसरे देश भेजना है तो जा सकते हैं। इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आराम से आ जा सकता है। कोई सर्विस है, जो मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे को किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ ना। पैसे मेरे को कहीं बाहर इन्वेस्ट करने हैं तो ये सब काम मैं आराम से कर सकता हूँ। इससे क्या है, हमारा एक ग्लोबल मार्केट बना। दुनिया क्या है, एक पूरा घर के रूप में बन गई, जिससे एक आदमी अमेरिका में बैठ करके इंडिया से सामान मंगा सकता है, इंडिया में बैठा आदमी अमेरिका से सामान मंगा सकता है। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मेन फैक्टर्स अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन आने के पीछे का कारण क्या थे। तो 2 कारण थे। सबसे पहला था एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो हमारी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस हुई। देन दूसरा पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी का मतलब, पहली चीज जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हुई, कि जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो बनने लगे। कंटेनर्स के अंदर देखा भी होगा आप लोगों ने कि बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर एक बार में लाखों टन सामान एक बार में आ जा सकता है। तो उस जहाज के थ्रू हम सामान एक देश से दूसरे देश भेज सकते हैं। हवाई जहाज वगैरह बने, उसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज सकते थे। एयर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एयर ट्रैवल बहुत चीप हो गया, जिसकी वजह से लोग एक देश से दूसरे देश आना जाना आराम से कर सकेंगे। तो ये जो एडवांसमेंट हुई, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का काम आसान हो गया। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वही बात है, ये किसका है भैया, ये बैकबोन है ग्लोबलाइजेशन का, है ना। जैसे जैसे इंटरनेट फैला, लोगों के पास सोशल मीडिया आया, तो उसने भी बहुत हेल्प करी है ग्लोबलाइजेशन को बनाने में। आप लोगों ने आए दिन सुनते होंगे कि भैया वो आदमी ने उस देश की महिला से शादी कर ली, उस देश की महिला इंडिया में आई शादी करने के लिए। तो क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है, एक देश में बैठा हुआ आदमी दूसरे देश के आदमी के साथ आराम से बातचीत कर सकता है, आ जा सकता है, घूम सकता है। तो ये फायदा रहा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी का। सेकंड आता है कि कुछ पॉलिसीज भी थी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। सबसे पहला आता है रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होता है कि पहले के समय में ना, एक देश ये, एक देश ये, तो एक देश बोलता था कि भैया तेरा सामान मेरे देश के अंदर नहीं आएगा, और दूसरा बोलता था कि तेरा सामान मेरे देश के अंदर नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो मान लो अगर ये सामान 100 रुपए का है, तो तेरे अगर सामान मेरे देश में बेचना है तो इसके पे मैं 250% इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। यानी तेरा सामान मेरे देश में आकर कितने का बिकेगा, 350 का बिकेगा। बोलेगा अच्छा, तो मेरा सामान 350 कर रहा है, कोई बात नहीं, तो अपने देश का 100 रुपए का सामान मेरे देश में ला, मैं इसको 500% लगाऊंगा, यानी तेरा सामान मेरे देश में कितने का बिकेगा, 600 का बिकेगा। तो इसी को ट्रेड बैरियर कहते हैं, कि उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दो, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, कि वो उस देश के अंदर सामान इतना महंगा हो जाए कि लोग उसके सामान को खरीदेंगे ही नहीं। इसकी वजह से जो वहाँ के लोकल लोग होंगे उनका सामान ज्यादा बिकेगा। इसी को ट्रेड बैरियर का नाम दिया जाता है। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम आया, तो इसकी वजह से हैवी टैक्सेस जो हमने इंपोर्टेड वगैरह पे लगा रखे थे, कि आप ये सामान इंपोर्ट करोगे तो इतना टैक्स लगेगा, इतना ज्यादा टैक्स लगेगा, वो धीरे धीरे सब देशों ने कम किए। जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो पूरी दुनिया के अंदर आराम से होने लगा और बड़े पैमाने पर होने लगा। अगला आता है लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारीकरण कहा जाता है। इसके अंदर सिंपल है कि जो पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी ना, हर चीज कौन देखता था, वो गवर्नमेंट देखती थी। इंडिया के अंदर 1991 से पहले हर एक काम को करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। आपको स्कूल खोलना है, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। आपको कोई काम खोलना है, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। आपको कुछ भी काम करना है, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। लेकिन 1991 के बाद में जब हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, तो इसके तहत क्या हुआ, हम अपने जो भी काम थे उसको हमने ढील दिया। कि बहुत सारे, आपको अगर कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई काम करना है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींचे। जैसे मान लो पहले जितने भी बैंक होते थे सारे सरकारी बैंक होते थे, देन गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे खींचे तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक सामने आए ना। स्कूल्स में भी देखोगे तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल सामने आए। तो वैसे ही बहुत सारे काम थे जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर आगे आया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, हमारे देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में हेल्प करी। अब इसके अंदर भैया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी ग्लोबलाइजेशन को फैलाने में। नाम याद रखना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही आसान बनाया। एस्टेब्लिशमेंट याद रखना कब हुई इसकी, 1995 के अंदर ये बना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है बहुत ही आराम से हो सके, देश एक दूसरे के साथ लड़े नहीं कि मैं तेरे पे इतना इंपोर्ट लगा दूंगा, दूसरे पे मैं तेरे पे इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा, कुछ नहीं। जितने भी मेंबर्स इसके देश है, कितने भैया 164 इसके अंदर कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं। तो इनको भैया अपना जो भी ट्रेड वगैरह फैलाने के लिए अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। इसका एक ये बेसिक रूल है कि भैया अगर हमारा पार्ट रहना है तो आपको अपने देश के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी कम रखनी पड़ेगी, ट्रेड को आगे बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये भैया फ्री ट्रेड को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि भैया कोशिश करो कि आप भी 0% का टैक्स लगाओ
और सामने वाले कंट्री भी 0% का टैक्स लगाए। इसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। इसकी वजह से ही जो हमारी पूरी दुनिया वो क्या बनी, एक ग्लोबल विलेज के रूप में सामने आई। भैया पूरी दुनिया क्या है, एक गांव के रूप में बन गई। मेरे को कोई सामान चाहिए तो मैं विदेश से कहीं से मंगा सकता हूँ, विदेश का आदमी कोई सामान मंगाना है वो यहाँ से मंगा सकता है। मेरे को कहीं घूमने जाना है मैं जा सकता हूँ, कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहता है तो आ सकता है। इसी को ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जाता है। इसी के साथ भैया होता है हमारे यहाँ पे चारों के चारों चैप्टर्स खत्म। और अब आप लोगों की एक हेल्प चाहिए। सबसे पहले चीज बताना कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना भैया हाँ ये वाली चीज अच्छी लगी, ये चीज अच्छी लगी। तो जो भी चीज आपको अच्छी लगी वो आप बता सकते हो। दूसरी चीज, क्या आप चाहते हो कि आप ऐसे ही 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट की ऐसी शॉर्ट वीडियोस मिलती रहे आप लोगों को, या फिर सेकंड कि सर ये रिवीजन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ समझा देंगे 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लेकर के, तो हम वो भी ला सकते हैं। आप लोगों को किस फॉर्म में कंटेंट चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहेंगे कि लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाए, हर चीज को एकदम डिटेल में समझाए, हम वो भी लेकर के आ सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे नहीं सर हमको ऐसे ही 20-25 मिनट 30 मिनट के अंदर ही पूरा शॉर्ट समरी टाइप चाहिए, तो हम वो भी ला देंगे। तो किस टाइप की वीडियोस और चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय